हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं मनोज सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा कि ये दिवाली का त्योहार चल रहा है, तो आप सभी बच्चों को सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा कि दिवाली का जो पर्व होता है, प्रकाश पर्व है, तो इस अवसर पर आप सभी बच्चे भी अपने जीवन में खुशहाली लेकर आए और अपने माँ बाप के चेहरे पर एक जो उम्मीद होती है ना, उम्मीद की जो खुशियां है ना, वो जल्दी आप लोग लेकर आए। तो देखिए बच्चों, हमने कहा सोचा है कि आपकी क्लासेस बंद नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आज मैं ये टॉपिक आपका स्टार्ट कर रहा हूं। और ये टॉपिक आज आपका रहने वाला है बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी का कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट दोनों का पार्ट आपका कंप्लीट में कराने वाला हूं। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक आपका देखिए कैसा है कि आप कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं, जहां भी आपका ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन यहां से पेपर में आना बच्चा कंफर्म रहता है। ठीक है, तो इस एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से ग्रैब करेंगे। पहले हम लोग समझेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक क्या होता है। अगर बेसिक आ गया मेरे भाई, तो इस सवालों को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा लेंदी सवाल नहीं आते पेपर में, ठीक ठाक अच्छे लेवल के सवाल आते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। तो हाइट एंड डिस्टेंस समझाने के लिए मुझे सबसे पहले कुछ टर्म को यूज करना पड़ेगा। वो टर्म्स हमारे पास में क्या होंगी, सबसे पहले वो हम लोग समझते हैं। आप लोगों ने अगर नाम सुना होगा, तो सबसे पहला जो टर्म हम यहां पे यूज करने वाले आप लोगों के सामने, वो टर्म आपका बच्चा रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए जरा ध्यान से, आप एक टर्म लिखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन एंगल। आप लोग लिखना जरा, सबसे पहले आप नोट करके लिखेंगे सर आपका एलिवेशन एंगल। ठीक है, एलिवेशन एंगल आपके पास में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चा उन्नयन कोण। एलिवेशन एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर ये एलिवेशन एंगल यानी उन्नयन कोण क्या होता है, क्योंकि जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हो तो आप बहुत सारे कोणों के बारे में पढ़ते हैं, बस आप एलिवेशन एंगल के बारे में नहीं पढ़ते और बाकी सारे एंगल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों, ये एलिवेशन एंगल होता क्या है, उन्नयन कोण आपका क्या होता है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूं सबसे पहले। ठीक है, मैंने मान लिया मेरे भाई कि आप मान लो यहां पर आप खड़े हैं। ठीक है, यहां पर आप खड़े हैं और आपका सर यहां पर है। क्लियर है, जैसे आप ऐसे पोजीशन पर मानिए कि आप खड़े हैं, तो आपके सामने बिल्कुल, ठीक है, आपके सामने जो होगा, आंखों के सामने जो स्ट्रेट लाइन जाती है, ये हमारे पास में क्या होती है, क्षैतिज रेखा होती है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है आपके पास में। क्लियर, मतलब अगर आपकी आंखें यहां पर हैं, आपकी आंखें यहां पर हैं, तो ये बच्चा जो लाइन होती है, ये हमारी कैसी रेखा होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, या फिर क्षैतिज रेखा होती है ना। मैंने माना कि एक आपकी बिल्डिंग, जैसे आप कुतुब मीनार जैसा देख पा रहे होगे ना, ये एक आपकी क्या है, एक बिल्डिंग मैंने मान ली कि सर ये हमारी बिल्डिंग है। अब बताओ, अगर मान लो कोई भी चीज यहां पर रखी होगी, है ना, यहां पर मान लो कोई भी चीज रखी होगी, तो क्या आप उसको देख पाओगे? नहीं, है ना। आप देखो सामने की तरफ बिल्कुल देख रहे हैं और आपके ऊपर कोई चीज मौजूद है, तो क्या आप उसको देख पाओगे? आप नहीं देख पाओगे, है ना भाई। देख पाओगे क्या? नहीं। उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना सर ऐसे ऊपर उठाना पड़ेगा, यानी अपनी आंखों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाना पड़ेगा। क्लियर है, यानी आप देखोगे, आप सीधे खड़े होगे तो इधर की तरफ देख रहे होगे, लेकिन यहां की वस्तु को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सर ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो अब आपके पास में क्या होगा, तो ये आप देखो, ये क्या थी, क्षैतिज रेखा, ये आपके पास में क्या है, नई वाली रेखा है। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जो बच्चा कोण आपका बनता है, इन दोनों रेखाओं के बीच में जो आपका कोण बनता है, यही कोण हमारे पास में क्या कहलाता है, तो यही कोण हमारे पास जो बनता है, यही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है बच्चों, यही हमारा क्या होता है, उन्नयन कोण कहलाता है आपका। मतलब आप देखेंगे कि आप अगर नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की तरफ आपको देखना है, यानी एलिवेट करना है, एलिवेशन का मतलब होता है उठाना, यानी जब आपको सर को ऐसे उठाना पड़े ऊपर की तरफ, ठीक है, तो मेरे भाई एक बात समझ जाना आप लोग कि सर यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन यूज हुआ है, यानी उन्नयन कोण का प्रयोग किया गया है। क्लियर है, और ऑब्वियस सी बात एक बात समझ में आएगी, तो ये हमारे पास में क्या होगी, हाइट होगी भाई। कोई भी आपकी वस्तु रखी हुई है, तो इस वस्तु का टॉप को अगर आपको देखना है, तो ये आपकी क्या है, इस वस्तु की टोटल आपकी ऊंचाई है, ये हमारी क्षैतिज रेखा है, ये हमारा उन्नयन कोण है। क्लियर है, एलिवेशन एंगल समझ में आ गया क्या होता है आपका। चलिए सेकंड एंगल की बात करते हैं बच्चों। सेकंड एंगल की बात करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, आप सेकंड एंगल की बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, या फिर आप लिखेंगे इसको कि सर डिप्रेशन एंगल क्या होता है आपका। ठीक है, डिप्रेशन एंगल क्या होता है, या एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कह सकते हो आप इसे। इसको हिंदी में हम लोग बच्चा बोलते हैं अवनमन कोण।
हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है, पहले देखिए हम थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन देंगे ये टॉपिक आपका कि कैसे काम करता है। अगर आपने इस टॉपिक को समझ लिया ना तो आगे की जो वीडियोस आएंगे आप उसमें अच्छे तरीके से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, है ना। आप देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं बात करूंगा यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन की या फिर मैं अवनमन कोण की बात करूंगा तो आप देखिए जरा ध्यान से, जैसे आपने ऊपर की वस्तु को देखने के लिए क्या किया था, सर को एलिवेट किया था यानी उठाया था। अगर कोई वस्तु नीचे रखी हुई है तो क्या आप ऐसे सामने देख पा रहे हो बिल्कुल सख्त लौंडों की तरह, क्या देख पाओगे? नहीं, है ना। नीचे की वस्तु देखने के लिए सर को क्या करना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा नीचे की तरफ, यानी सर तुम्हारा क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। जैसे आप सोचो कि जब कभी आप सैड होते हो, उदास होते हो तो क्या करते हो, ऐसे सर करके बैठ जाते हो ना। डिप्रेशन में होते हो जब तो क्या करते हो, ऐसे सर करके बैठ जाते हो। तो एक बात समझ लेना है कि सर एंगल ऑफ डिप्रेशन कब आएगा, समझ लो तुम डिप्रेशन में हो तो सर नीचे करके बैठ जाते हो, ऐसे थोड़ी करके बैठते हो, नहीं ना, ऐसे करके बैठ जाते हो। तो सर डिप्रेशन में क्या होता है, सर नीचे होता है। मतलब अगर मान लो कोई आपका ऑब्जर्वर यहां पर है, कोई हमारे पास में प्रेक्षक यहां पर है, ठीक है, प्रेक्षक यहां पर है, तो ये इसकी आंखों के सामने की जो लाइन होगी ये हमारी कैसी लाइन होगी, आपकी क्षैतिज रेखा हो गई। अगर वस्तु मान लो यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, आप देख पा रहे होंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका यहां पर रखा हुआ नीचे, तो नीचे की वस्तु को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको ये जो अपनी आंखों को है ना इसको ऐसे झुकाना पड़ेगा। यानी अब आपके पास में ये वाली नई हमारी क्या होगी, क्षैतिज रेखा, ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, अब ये हमारे पास में लाइन ऑफ साइट होगी, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चा लाइन ऑफ साइट होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं दृश्य रेखा। क्या हो जाती है आपकी ये, तो ये आपकी हो जाती है दृश्य रेखा। क्लियर है, ये क्या हो गई आपके पास, दृश्य रेखा हो गई आपके पास में। और ये हमारे पास कैसे लाइन थी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं बच्चा इसे, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा। तो अब आप देखोगे कि क्षैतिज रेखा के साथ में जो लाइन ऑफ साइट है आपके पास दृश्य रेखा है, इन दोनों के बीच में जो आपका एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा बच्चा, तो यही एंगल हमारे पास में क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन का काम करेगा, या फिर बात करेंगे अवनमन कोण का बात करेगा। ठीक है, किसका काम करेगा मेरे भाई, ये आपका काम करेगा अवनमन कोण का काम करेगा, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन का काम कर रहा होगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको उन्नयन और अवनमन समझ में आ गया होगा, एलिवेशन और डिप्रेशन समझ में आ गया होगा। नीचे की वस्तु को देखना है तो डिप्रेशन एंगल लगा देना, ऊपर की वस्तु को देखना है तो आप क्या करेंगे, तब आप उस कंडीशन में आप एलिवेशन एंगल लगा रहे होंगे। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि दोनों को हम एक साथ में कैसे समझ पाते हैं, दोनों को कैसे हम लोग यूज कर पाते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है इसमें आपका एंगल ऑफ, ठीक है, एलिवेशन और डिप्रेशन आपका दोनों लिखा हुआ है। ठीक है, यानी उन्नयन और अवनमन कोण दोनों है। जैसे आप यहां पर हैं, अब देखिए ये आपके पास में क्या है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो आप इसे बोलेंगे ये हमारी साथ क्षैतिज रेखा है। ये हमारे पास कैसी रेखा है बच्चा, तो ये हमारे पास एक क्षैतिज रेखा है। ये आपकी कैसी रेखा है मेरे भाई, तो ये आपकी एक क्षैतिज रेखा है। अब ये क्षैतिज रेखा अगर हो गई आपके पास में, तो ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहां पर है, तो ये जो एंगल बनेगा ये हमारा उन्नयन कोण होगा। नीचे कोई वस्तु आपके पास है तो ये हमारा क्या होगा, अवनमन कोण होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि सर आपका उन्नयन और अवनमन कोण हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। तो उम्मीद करूंगा सभी को ये समझ में आ गया होगा कि हमारे पास में उन्नयन और अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है भाई, तो ये हमारा हो गया कौन सा बच्चा, अवनमन। ठीक है, आप लिखना जरा, अवनमन एवं उन्नयन कोण। ठीक है, अवनमन एवं उन्नयन कोण, अवनमन एवं उन्नयन कोण। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करूंगा सभी को यह समझ में आ गया होगा कि सर ये हमारा उन्नयन और अवनमन कोण क्या होता है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए अब देखिए बच्चा, उन्नयन और अवनमन के बाद में यानी एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के बाद में हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। आप देखिए, अभी मैं सवाल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के सामने कुछ मैं थ्योरेटिकल बातें रखना चाहूंगा, क्योंकि जिनको समझने के बाद में आपके पास में क्या होगा, आपके पास इतने मल्टीपल ऑप्शंस होंगे कि आप हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को बहुत ही जल्दी, बहुत ही तेजी से सॉल्व करने लग जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले देखिए, ज्यादातर आप देखेंगे तो जिन एंगल्स का हम लोग प्रयोग करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, वो आपका 99% आपका जो होता है वो 30, 60 और 90 के केस में ही हम लोग यूज करते हैं। तो अगर हम 30, 60, 90 को बढ़िया तरीके से समझ लेंगे तो हमें आगे दिक्कतें नहीं आएंगी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर, ठीक है, सबसे पहला केस लिखिएगा कि आपके पास अगर कभी 30 डिग्री का कॉन्सेप्ट आएगा, आप लिखो जरा 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का।
देखिए ये अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो सवालों को बहुत जल्दी सॉल्व करने लग जाएंगे, ठीक है, जिनसे आपको आगे दिक्कतें भी नहीं आएंगी। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले देखिए मैं क्या करता हूं, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, एक मैंने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज आपके सामने मैंने बना दिया है, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया बच्चा। अब देखिए अगर मैं एक एंगल को, मुझे पता ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये एंगल हमारे पास कितना होता है, 90 डिग्री हो गया आपका, ये राइट एंगल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 90 डिग्री यानी राइट एंगल हो गया। अब देखिए अगर इस एंगल को मैंने कहा थीटा है ना, इस एंगल को थीटा मैंने बोल दिया, या फिर थीटा भी छोड़ो, अभी हम 30 डिग्री की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ये 30 डिग्री है, और इसको मैंने कहा ये आपके पास कितना हो जाएगा, फिर 60 डिग्री हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। मैंने माना कि चलो ये आपका एबीसी आपका मैंने एक लाइन मान ली है। क्लियर, आप कहोगे सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना भाई। अब देखो आप सभी बच्चों को जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, आप सभी लोग जानते हैं कि सर साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है आपका, तो आप कहेंगे सर 1/, ठीक है, कितना होता है आपका, तो 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, अगर आपके पास ये बच्चा एक रहेगा तो ये हमारे पास में क्या रहता है, डबल रहता है। अगर 30 डिग्री का एंगल बना तो ध्यान रखना, अगर ये 1 यूनिट होगा तो ये कितना होगा आपका, 2 यूनिट होगा। क्लियर, यानी ये जो हमारे पास में कर्ण होता है, जो हाइपोटेनस होता है, वो इसका क्या रहता है, डबल रहता है। क्लियर है। और देखा होगा tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3 रहता है, यानी ये जो साइड होगी हमारे पास कितनी होगी, √3 होगी। ठीक है, तो यहां से तीनों भुजाओं के बीच में संबंध मिल जाता है कि सर आप देखोगे कि 30 डिग्री के सामने, ठीक है, आप इसको नोट करके भी लिखेंगे, जरूरी बात है ये कि सर 30 डिग्री के सामने आपका जो रहेगा, 30 डिग्री के सामने आपके पास में जो साइड रहेगी वो कितनी यूनिट रहेगी, तो 30 के सामने आपके पास रहेगा 1 यूनिट रहेगा। ठीक है, 30 के सामने कितना रहेगा, 1 यूनिट रहेगा। अगर हम बात करेंगे 60 डिग्री के सामने, 60 डिग्री के सामने कितना रहेगा, तो आपका रहेगा √3 यूनिट रहेगा। और तीसरा आपके पास बच गया 90 डिग्री, तो आप इसको लिखेंगे कि सर 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने, तो 90 के सामने कितना रहेगा आपका, 2 यूनिट रहेगा। ठीक है, इन तीनों बातों से ही हम लोग देखेंगे कि आप 70-80% सवाल ना बहुत ही जल्दी सॉल्व करने लग जाएंगे बिना ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का यूज किए हुए। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। देखिए अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर 30 के सामने 1 होगा या 30 के सामने √3 होगा। मेरे भाई आप सभी लोग जानते हो कि √3 का मान कितना होता है, ये बताओ। आप सभी बच्चे बढ़िया से जानते हो कि सर √3 का मान कितना होता है, तो ये आपका होता है 1.732 होता है अप्रोक्स में, है ना। ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, इसके आगे भी वैल्यू जाती है, तो लगभग मान इतना होता है। तो बताओ, ये बताओ जरा कि 1 बड़ा होता है या √3 बड़ा होता है, तो आपका जवाब आएगा सर √3 बड़ा होता है ना। तो √3 बड़ा होगा तो बड़े कोण के सामने की भुजा भी बड़ी होती है। क्लियर है, इसका मतलब है कि 60 के सामने की जो भुजा होगी वो बड़ी होगी 30 के सामने से, तो 30 के सामने 1 होगा तो इसके सामने √3 होगा बस। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, वो तो आपकी 2 रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर हो गया, यहां तक आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे एक सवाल के साथ में शुरू करना चाहूंगा। पहला सवाल आप देखिए ध्यान से, सीजीएल मेंस 2019 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा कि सीजीएल मेंस 2019 के पेपर में पूछा गया सवाल है। आप पहले इस सवाल को जरा ध्यान से पढ़िए और देखेंगे जरा कि कितनी जल्दी, कितनी सरलता से हम इसका आंसर निकाल रहे होंगे, और आप भी निकालोगे। देखिए लिखा गया है, एक आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल कॉलम, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पाद से यानी पैर से 60 मीटर की दूरी पर क्षैतिज पर एक बिंदु ऊंचाई का 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, मतलब ध्यान से देखिएगा, ये कहानी कुछ ऐसी है मेरे भाई, ये कहानी कुछ ऐसे बन रही है। आप देखोगे यहां पर एंगल कितना है, ये आपका 30 डिग्री का एंगल है, ये आपको दे रखा है। एक आपको मैंने कहा कि इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी माना, इसको मैंने सी माना। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, 90 डिग्री का एंगल है आपका, मैंने चलो ये भी मान लिया। आप देखिए जरा ध्यान से, तो आपको बताना है इसकी हाइट कितनी होगी, कितनी बतानी हाइट, और ये मुझे पता है कितना दूर है, 60 मीटर की दूरी है ना। ये कितनी दूरी है मेरे भाई, 60 मीटर की दूरी है। आपको बताना है कि इसकी हाइट कितनी होगी, ये बताना है आपको। ठीक है, आपको ये बताना है बच्चा कि इसकी हाइट कितनी होगी, ये बताओ कमेंट करके। अब जरा ध्यान से देखिए सभी बच्चे, बढ़िया तरीके से ध्यान से देखना, हाइट निकालनी है आपको। अभी अभी मैंने तरीका सिखाया था मेरे बच्चे कि अगर आपके पास में ये 30 है तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना होगा, 60 होगा आपके पास में।
क्लियर है? तो 60 के सामने कितना होता है? √3 यूनिट रहता है। तो ये आपका रहेगा कितना? √3 रहता है, और ये आपके पास कितना रहता है? 1 रहता है। अगर √3 यूनिट का मान 60 मीटर है तो आप लिखोगे कि सर √3 आपके पास जो यूनिट है, √3 यूनिट का मान कितना हमारे पास है? ये आपके पास है 60 मीटर के बराबर दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे? तो √3 से भाग कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 60 अपॉन में कितना? √3 आ जाएगा। अब 3 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 20 बार में, और आ जाएगा 20 √3। आंसर कितना आएगा मेरे भाई? तो 20 √3 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा देना, मामला खत्म हो गया। बताओ क्लियर है? ये तो मैंने बेटा समझाने के लिए आपको ये सब लाइन लिखी है, आपको ऐसे ही नहीं लिखना था कि सर √3 का मान अगर 60 है तो 1 का मान 60 बटे में √3, इसका मतलब 20 √3, खत्म आंसर। क्लियर? कोई इसमें साइन कॉस टैन कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप इसका आंसर निकाल सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चा, सीपीओएसआई 2020 में पूछा गया सवाल है। यह वाला सवाल देखिए ध्यान से, यह वाला सवाल देखिए जरा ध्यान से। लिखा गया, एक मीनार के पैर से 20 मीटर दूर क्षैतिज तल के एक बिंदु से मीनार के शीर्ष की दूरी 40 मीटर की है। उस बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बताना है, जिसकी सहायता से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, ये देखिए आपसे क्या कहना चाहता था, तो ये आपसे कहना चाहता था मेरे भाई कि पैर से 20 मीटर दूर, यानी आपको दे रखा है कि अगर ये मीनार हमारे पास है, मैंने मान लिया कि आपका चलो QR मैंने कहा एक मीनार है, मैंने कहा आपका QR आपकी एक मीनार है, और P पॉइंट आपसे इससे दूर है, जो कि कितना दूर है? ये आपका 20 मीटर दूर है। ठीक है, ये आपका कितना मीटर दूर है मेरे भाई? ये आपका 20 मीटर दूर आपके पास एक पॉइंट है, जिससे शीर्ष की दूरी, ठीक है, यहां से इसके बीच की दूरी आपको दे रखा है कितना? तो ये आपको दे रखा है 40 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 40 मीटर आपको दे रखा है। ये क्लियर? 40 मीटर दे रखा है। आपको बताना है कि शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए यहां पर क्या है, आपको ऊंचाई निकालनी है। तो मेरे भाई मुझे लगता ही नहीं कि यहां से आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका ये राइट एंगल होगा। ठीक है, और आपको बताना है इसकी ऊंचाई कितनी होगी, बताओ। अब इसकी ऊंचाई निकालना है, तो मुझे लगता नहीं कि आपको जो है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उन्नयन कोण निकालने की कोई जरूरत पड़ेगी आपके पास में। उन्नयन कोण देखिए निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इनवर्स के रूप में आ सकता है। ठीक है, फिलहाल देख लेते हैं जरा। अब देखो जरा, ये आपके पास बच्चा 1 है, ये आपके पास कितना है? 2 है। ठीक है, इस एंगल को अगर मैं बोल दूंगा थीटा हमारे पास है, तो ये बताओ 1 और 2 का रेशियो आपके पास में कब आता है? तो आप बोलोगे सर ये 60 डिग्री होगा, है ना? ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा? तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ये बताओ 60 डिग्री कैसे निकाल लेंगे? क्योंकि मुझे पता है कि जो cos 60 का मान होता है, तो cos 60 का मान हमारे पास बच्चा कितना होता है? आपका 1/2 होता है। क्योंकि अगर आपके पास ये 1 यूनिट होगा तो मेरे भाई ये कितना होगा? 2 यूनिट होगा, है ना? और 1 और 2 का रेशियो कब बनता है? क्योंकि फिर आपके पास 30 डिग्री हो जाएगा। अरे बताओ भाई सही बात है कि नहीं है? क्योंकि 30 के सामने 1 होता है, और 30 के सामने 1 होता है, तो 90 के सामने कितना होता है? आपका 2 होता है। बताओ अरे सही बात है कि नहीं है? बताओ। सबसे पहले एक छोटी सी बात यह है कि मुझे पता है इन दोनों में रेशियो 1 और 2 का है। 1 और 2 का कब होता था? जब 1 के सामने 30 होता है और 2 के सामने 90 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये 60 हो जाएगा। तो 60 के सामने मेरे भाई कितना आ जाएगा? तो ये हमारे पास आएगा √3 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? ये बताओ। तो आप बताओगे सर ये हमारे पास आएगा √3 यूनिट हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो गया? √3 हो गया। अब 1 का मतलब अगर 20 है, ठीक है, 1 का मतलब अगर 20 है, तो √3 का मान हमारे पास में क्या आएगा? 20 √3 हो जाएगा इसका हाइट। क्लियर? तो हाइट कितनी आ जाएगी? 20 √3 आ जाएगी। तो हाइट हमारे पास में क्या आ गई? तो हमारे पास आ गया 20 √3। और आपको पता है √3 का मान हमारे पास में कितना होता है? तो 20 इंटू में 1 पॉइंट आपका 732 होता है। क्लियर है? तो एक बात तो हमको समझ में आ गई कि सर 17 इंटू 2 34 होगा, यानी ये दो तो वैसे भी हो नहीं सकते थे, क्योंकि आपका कर्ण 40 है, तो 40 से छोटा ही आंसर आएगा। ये दोनों बड़े हैं, ये तो हो ही नहीं सकते थे। आगे बात समझ में? तो अगर हम इसको गुणा करना चाहेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 34.64 आपके पास आ जाएगा। तो लगभग 34.64 मीटर आपका क्या आएगा? करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लॉक करेंगे? सर पहला ऑप्शन लॉक कर देंगे। कहानी खत्म हो गई यहां से। बोलो।
तो सभी को समझ आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई? क्योंकि आपने देखा कि सर 1 और 2 का रेशियो कब बनता है? जब 30 के सामने 1 हो, 90 के सामने 2 हो। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 30 हो गया तो 60 होगा, तो 60 के सामने √3 होता है। तो 1 का मतलब 20 है, तो √3 का मतलब 20√3 है। √3 का मान मैंने रख दिया, आंसर निकल कर आ गया। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ा जाए, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया सवाल है मेरे बच्चों। इसका आंसर कमेंट करके चलो बताओ। ठीक है, अगेन देखो ध्यान से, बस आपने डायग्राम बनाना है और आंसर देखो तुम्हारी झोली में आके गिरेगा बिल्कुल। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 3 की तरफ लिखा हुआ है कि एक दीवार की ओर झुकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लो ये आपको मैंने कहा ये सीढ़ी है, तो ये उन्नयन कोण आपको दे रखा सर 60 डिग्री का उन्नयन कोण है। ठीक है, 60 डिग्री का मैंने कह दिया, ये आपका उन्नयन कोण है। ऑब्वियस सी बात है यार, दीवार होगी तो दीवार यानी राइट एंगल होगा, ये 90 डिग्री की दीवार होगी। ठीक है, दे रखा है कि और सीढ़ी का आधार दीवार से 3.6 मीटर दूर है, यानी ये दूरी आपको दे रखा है 3.6 मीटर की, ये दूरी आपको दे रखा है। ठीक है, बताना ये कि सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, ये बता दो। अब यार बताओ कितना हद है यार ये सवाल। देखो ये बताना आपको, सीढ़ी की लंबाई आपको बतानी ये कितनी होगी, बताओ। तो मेरे भाई बढ़िया तरीके से पता है यार कि 60 डिग्री है, तो 60 के सामने कितना होता है आपका, बताओ। तो 60 के सामने होता है आपका √3 होता है, बताओ। ये आपका √3 रहता है, ये आपके पास 2 रहता है, और ये आपके पास कितना रहेगा, तो ये हमारे पास 1 रहेगा। क्लियर है? अब 1 का मतलब 3.6 आपके पास है, तो 1 का मतलब आपके पास कितना, देखिए 1 का मतलब आपको दे रखा है 3.6 दे रखा है, तो मेरे भाई 2 का मतलब हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो 7.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी सीढ़ी कितनी की हमारी 7.2 की है। मामला खत्म, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, खत्म। तो देख पा रहे हो मेरे भाई कितना आसान है। सिर्फ देखो 30, 60 और 90 के केस में, क्लियर, ये 60 था तो ऑब्वियस सी बात है ये 30 ही होगा, इतना तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि 30 के सामने 1 होता है। 1 का मतलब ये है, तो 2 का मतलब क्या होगा, डबल ही कर दो, खत्म। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से बच्चा, ये भी आपका मेंस में पूछा गया सवाल है। अगेन देखो सवाल कहीं का भी हो ना मेरे भाई, प्री हो चाहे मेंस हो, डरना नहीं है ना, डरना नहीं है, सवाल ही तो है। तुमसे ज्यादा इनके अंदर दम थोड़े ना, हिम्मत थोड़े ना, क्षमता इनके अंदर थोड़े ना है तुमसे ज्यादा। चलिए देखिए, लिखा गया एक पतंग आसमान में उड़ रही है, जमीन पर एक बिंदु से पतंग के धागे की लंबाई 420 मीटर है। आपको दे रखा उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, तो कोई ढीलापन नहीं है, तो पतंग की ऊंचाई बता दो कितनी है। मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सवाल पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए, चीजें क्लिक करनी चाहिए कि आपके पास में क्या होगा। मैंने माना कि एक पतंग आपकी है, और वो पतंग मैंने कहा कि यहां पर पतंग मान लो उड़ रही है, सी पॉइंट पर आपकी पतंग है। ठीक है, और ये दूरी आपको दे रखा 420 मीटर। मेरे भाई ये कितना दे रखा, 420 मीटर ये आपको दे रखा है, और एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। अब देखिए 30 डिग्री का केस हो गया आपके पास में, तो मेरे भाई 30 का आपका मामला समझ में आ जाना चाहिए था। आपको क्या बताया था मैंने, ध्यान से देखिए। तो 30 के सामने कितना होता है, 30 के सामने 1 होता है, तो 90 के सामने कितना होता है, 2 होता है। अगर 2 का मान आपका 420 है, तो 1 का मान हमारे पास में क्या आ जाएगा, 210 मीटर आ जाएगा। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी मेरे भाई, तो 210 मीटर आपकी ऊंचाई हो जाएगी। आंसर कौन सा, ए इज द राइट आंसर, खत्म। अब सोचो यार मेंस में पूछे गए ये सवाल है ना, जहां पर आपको 2 का मान दे रखा, 1 का मान निकाल लेना है। हम क्या कर सकते हैं बताओ, पेपर में पूछा है मेरे भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, मेरी कोई गलती नहीं इसमें। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लिखा गया दीवार और दीवार पे समर्पित सीढ़ी के पैर के बीच का कोण 45 डिग्री है। सीढ़ी का पैर दीवार से 6.6 मीटर है, तो सीढ़ी की ऊंचाई बताओ कितनी होगी। देखिए कितना आसान सवाल है मेरे भाई, अगर आपने हमसे पढ़ रखा है, अगर आपने हमसे बढ़िया से पढ़ रखा मेरे भाई, तो ऐसे सवालों को तुम निपटा ही दोगे। देखिए तो मैंने कहा ABC आपके पास है ये, और AC हमारे पास सीढ़ी है। अब आपको क्या दे रखा है, तो सीढ़ी का जो पैर है, यानी सीढ़ी का पैर दीवार से 6.6 मीटर की है, मैंने चलो ये भी मान लिया आपका। आगे दे रखा है कि एंगल कितने डिग्री का, 45 डिग्री का है। अब 45 डिग्री का क्या कॉन्सेप्ट होता है ये बताओ मेरे भाई। अगर ये 45 डिग्री का है, ठीक है, तो ये भी कितना होगा, 45 का ही होगा। क्लियर, ये भी 45 का ही होगा। क्यों, क्योंकि आपका ये 90 डिग्री था। अब 45 डिग्री का क्या कॉन्सेप्ट होता है, मैं अगर कहो तो बता भी देता हूं।
आपको पता है अगर इस 45 के सामने 6.6 है तो इस 45 के सामने भी कितना होगा? अगर आपसे हाइट पूछेगा तो अभी आप क्या बताओगे? तो ये भी आपका 6.6 ही मीटर होगा। क्लियर है? और ये आपके पास दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये हमारे पास आ जाएगी 6.6 आपका, और इंटू में कितना? √2 हो जाएगा। तो आपको बताना था सीढ़ी की ऊंचाई, तो आपका जवाब कितना आएगा? 6.6 √2 हो जाएगा। क्लियर है? इसको मैं आप कहो तो डायग्राम के थ्रू बना के समझा देता हूं मेरे भाई, कि जैसे आपका कभी ये वाला केस आ जाए, कभी अगर आपके पास ये वाला बच्चा केस आ जाए तो देखिए इसको कैसे हम लोग टैकल करते हैं। ठीक है, इसमें फिलहाल तो थोड़ा फिगर में इसको और बड़ा कर देता हूं, ऐसा कुछ। देखिए जैसे मैंने माना कि एबीसी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये कोई भी ऊंचाई है, मुझे नहीं पता। देख मेरे भाई, अगर ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा, अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी हमारे पास कितना होगा? 45 डिग्री होगा। आपने देखा होगा tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो tan 45 का मान होता है 1, यानी 1/1। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये जो हाइट आपको दिख रही है बच्चा, अगर ये हमारे पास जो हाइट है ये अगर आपकी 1 यूनिट की होगी, है ना, तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी? आपकी 1 ही यूनिट की होगी आपके पास में। अगर ये 1 है और 1 है और आप अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो ना मेरे भाई, तो ये लंबाई हमारे पास कितने होगी? तो ये हमेशा आपके पास होगी √2 यूनिट होगी। कितनी हो जाएगी? √2 यूनिट हो जाएगी। तो ये 45 डिग्री का कॉन्सेप्ट भी आपको समझना है कि जो 45 डिग्री का, ठीक है, ये 45 डिग्री का जो लॉजिक आपका रहेगा, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए था कि अगर सर 45 रहेगा तो दूसरा एंगल भी 45 रहेगा, तो ये दोनों लेंथ हमारे पास में बराबर हो जाती हैं और ये हमारे पास √2 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिए, आप इस सवाल को पढ़ो एक बार जल्दी से और बताओ। देखो CHSL 2020 का पूछा गया सवाल है, ये वाला निकाल के जरा बताओ सभी बच्चे क्या आएगा आंसर। हाँ, सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट करके बताइए जरा क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक पेड़ की छाया उसकी लंबाई की 1/√3 गुनी है। मतलब एक पेड़ अगर आपके पास मैंने ये खड़ा किया, मैंने कहा बच्चा ये आपका पेड़ है ना, ये ABC मैंने कहा, तो ये BC आपको मैंने कहा कि सर पेड़ है। अगर ये पेड़ है तो मेरे भाई ये क्या होगा? इसकी छाया हो जाएगी, है ना। तो छाया उसकी लंबाई की कितनी है? 1/√3 गुनी है। अब यहां पे सिर्फ लैंग्वेज का गेम है मेरे भाई, सिर्फ लैंग्वेज का गेम है। देखिए छाया की लंबाई की 1/3 है, मतलब आपके पास में ये जो आपको दे रखा ए भी है, ये आपकी क्या है? तो BC की 1/3 है। तो BC की क्या है? 1 में आपका √3 गुना है। तो अगर हम देखेंगे यहां से कि AB और BC में रेशियो कितने का है ये बताओ। तो AB और BC में रेशियो कितने का है? तो ये आपके पास है 1/√3 का। इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर AB हमारा 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर 1 है √3 है तो ये कितना होगा? आपका 2 होगा। ये बात भी आपको समझ आती है। और ये कॉन्सेप्ट आपका कब लगता है? मैंने बताया था, तो बताना एलिवेशन एंगल क्या होगा। तो ये एंगल क्या होगा? तो √3 किसके सामने होता है? 60 डिग्री के सामने होता है। आंसर कितना आएगा? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। खत्म। पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? सबको समझ आ रहा है बढ़िया तरीके से मेरे भाई? समझ में आना चाहिए क्योंकि कोई इसमें बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। चलिए ये वाला ध्यान से देखिए जरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 देखो ध्यान से। और ये सब पेपर में पूछे गए सवाल है, सब पेपर में पूछे गए सवाल हैं ये। देखिए लिख रखा, यदि किसी मीनार की छाया, यदि किसी मीनार की छाया दे रखा मीनार की हाइट के बराबर है, मतलब अगर आपके पास मैंने इसको 1 यूनिट माना, अगर ये 1 है मेरे भाई तो ये भी आपको दे रखा है 1। अब बताओ 1 और 1 का लॉजिक आपका कब चलता है ये बताओ। तो 1 और 1 का लॉजिक कब चलता है? जब एलिवेशन एंगल कितना हो जाए? 45 डिग्री। क्योंकि 45 फिर ये भी कितना आएगा? 45। और दोनों आपके पास में क्या होगी? अगर ऊंचाई और आधार बराबर हो जाते हैं, एलिवेशन एंगल कितना? 45 डिग्री। खत्म। मजा आ रहा है पढ़ने में? समझ आ रहा है सभी को? तो भैया समझ में आ रहा है तो लाइक एंड शेयर फटाफट से कर देना बिना किसी देरी के, है ना भाई? क्योंकि प्यार और सपोर्ट के बिना तो फिर भाई हम बिल्कुल अधूरे रहते हैं, है ना। आपका प्यार आपका सपोर्ट ही क्या करता है? हमें एक एनर्जी देता है कि नहीं यार बच्चों के लिए तो कुछ तो बढ़िया करना है। ठीक, चलिए इस सवाल को देखते हैं। लिखा हुआ, दीवार के खिलाफ, ठीक है, सीखने वाली नहीं होगा, ठीक है, आप लिख लो लीनिंग, लिख लो उसको जरा, झुकी हुई आपके पास ही है। ये आपके पास क्या है? एक लीनिंग है दीवार के खिलाफ, या लिखना आप खड़ी वाली, ठीक है, दीवार के साथ लिख लो आप ऐसे। इसको थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर लो आप लोग। दीवार पर
ठीक है, दीवार के साथ, ऐसा लिख लो, थोड़ा सा इसको इज्जत दे देते थोड़ी सी, कि दीवार के साथ, ठीक है, दीवार के साथ टिकने वाली सीढ़ी। एक टिकने वाले का मतलब है कि उसको रुकी हुई है, उस पर आधारित है। एक सीढ़ी कोण बनाती है, लिखा हुआ थीटा का, 36 के साथ में tan थीटा का मान 12/5 है। तो दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई आपको दे रखा 24 मीटर की है, तो बताना है वह दूरी कितनी होगी, ये बता दो। देखिए ध्यान सभी बच्चे, आपको दे रखा है एक लैडर, आपको दे रखा है एक लैडर आपके पास में एक दीवार के साथ टिकी हुई है। तो मैंने माना कि ये आपके पास एक दीवार है, इसको मैंने कहा ए हो गया आपका, ये हो गया बी हो गया, ये आपका सी हो गया। मैंने माना कि ये आपकी एक दीवार है, इसको मैंने कहा दीवार है, और ये हमारी सीढ़ी हो गई। क्लियर है। और आपको देखो यहां पर थीटा एंगल है, यहां पर थीटा एंगल है, क्योंकि आपको दे रखा tan थीटा का मान 12/5 दे रखा है। तो tan थीटा का मतलब क्या है मेरे भाई, कि अगर आपके पास ये 12 यूनिट है ना, तो ये कितना है आपका 5 यूनिट है। और आप सभी लोगों ने ट्रिपलेट पढ़ा होगा कि सर 5, 12 और 13 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। ये बात तो सभी बच्चों को पता होनी चाहिए थी, सिंपल सा लॉजिक है ये। देखिए आपको निकालना क्या है, इसमें क्या दे रखा है, दे रखा है इफ द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, ठीक है, दे रखा इफ द हाइट ऑफ द टॉप, ठीक है, ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज 24 मीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। यानी आपको दे रखा है कि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई, ठीक है, दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई, तो सीढ़ी का शीर्ष तो यही है, तो ये आपको दे रखा है कितना, तो ये आपको दे रखा है 24 मीटर, है ना, ये आपको दे रखा है 24 मीटर। तो आपको बताना है ये दूरी कितनी होगी, बताओ। अब मेरे भाई ये आसान काम नहीं है कि नहीं, बताओ ये कितना आसान काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि सर 12 का मतलब कितना है, 24 है आपका, तो 12 का कितने गुना है आपके पास, 2 गुना है मेरे भाई, तो 5 का भी क्या कर देना, 2 गुना, तो 5 × 2 कितना आपके पास हो जाएगा, तो आपका जवाब आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, तो आंसर इज व्हाट, 10 मीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। तो 10 मीटर आपके क्वेश्चन का क्या आएगा, खत्म आंसर है। ठीक है, अब देखिए मैं सभी मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप पहले सुन लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि आप सभी को पता है कि दिवाली फेस्टिवल, ठीक है, आप हिंदुओं का बहुत ही फेमस सबसे बड़ा त्योहार में से माना जाता है, क्योंकि आपके पास होली होती है, दिवाली होती है, ज्यादातर जो है हिंदुओं का ये फेवरेट जो है त्योहार होता है। क्लियर। तो ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ हिंदू मनाते हैं, सारे मुस्लिम भाई, सभी सिख भाई सब मनाते हैं, बिल्कुल एंजॉय करते हैं, क्योंकि एक प्रकाश पर्व होता है आपके पास में, ये है ना, दिवाली होती है, बिल्कुल प्रकाश जगमग होती है, पूरी हिंदुस्तान पूरा जगमगा रहा होता है। तो उसी उपलक्ष्य में, उसी के क्रम में आप सभी बच्चों के लिए हम एग्जामपुर की तरफ से भी आपके लिए कुछ होना चाहिए। तो हम एग्जामपुर की तरफ से आपको क्या प्रोवाइड कराने वाले हैं, इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों के सौगात, और सभी बच्चे एनरोल करें एग्जामपुर के कोर्सेज पर। हमारे जितने भी एग्जामपुर के कोर्सेज चल रहे हैं, आप सभी बच्चों को जो है एग्जामपुर के कोर्सेज पर पाएं, और 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। मतलब अगर आप पढ़ना चाहते हैं, है ना, लेकिन आप किसी भी कारणवश जो है फीस ज्यादा होने के कारण आप नहीं पढ़ पा रहे, वैसे भी हमारी फीस बहुत ही नॉमिनल है, लेकिन उसके बाद भी अगर अब इन बच्चों को लगता है कि नहीं कोर्स बहुत ज्यादा महंगा है, फिर भी उन बच्चों के लिए 75% का स्पेशल डिस्काउंट रखा गया है। आप इसे कैसे ले सकते हैं, आप प्रोमो कोड यूज करेंगे, कौन सा कोड यूज करेंगे, दिवाली 75। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे दिवाली 75, आपको 75% का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स पर। और ये दिवाली धमाका ऑफर आपके रखा गया है, और ये ऑफर आपका कब तक आपका रहेगा, 27 अक्टूबर तक रहेगा। ध्यान दीजिएगा 27 अक्टूबर तक ये आपका ऑफर उपलब्ध रहेगा। तो आप सभी बच्चे 27 अक्टूबर के पहले पहले, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को देखने के बाद में आपको जिस भी एग्जाम की तैयारी करनी है, एग्जामपुर सारे एग्जाम्स की तैयारी कराता है लगभग, तो आप सारे के सारे एग्जाम में हमारे एनरोलमेंट ले सकते हैं। ठीक है भाई, ज्यादा अगर किसी को तब भी कोई समस्या होगी तो आपको नीचे यहां पर नंबर दिख रहा होगा, आप इन नंबर्स पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, सीजीएल मेंस 2018 का पूछा गया सवाल है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को जरा आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा कि सर इसका आंसर क्या निकल कर आएगा, है ना, इसका आंसर क्या निकल कर आएगा। सभी बच्चे यहां पे कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे बढ़िया तरीके से, क्योंकि आप जब तक रिप्लाई नहीं करोगे ना मेरे भाई, पढ़ने में मजा नहीं आता। देखिए लिखा गया है कि जमीन पर एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई 18 मीटर है, मतलब ये जो बेस है आपका ये 18 मीटर है। उस समय योग का उन्नयन कोण आपके पास दे रखा है
ठीक है, समय आपके पास दे रखा था थीटा था, तो कॉस थीटा का मान दे रखा 12/13। तो बताना है खंबे की ऊंचाई बतानी कितनी होगी। देखिए देखो कितना मुश्किल सा कठिन सा सवाल है, देखो कितना कठिन सा सवाल है। ये आपको दे रखा है मेरे भाई, ये आपको ऑब्वियस सी बात है, ये तो 90 डिग्री होगा, इसके हम बात ही नहीं करते, ये तो अलग ही लेवल का आदमी है ना। ये आपके पास थीटा दे रखा, आपको पता है कॉस थीटा दे रखा है कितना, तो दे रखा 12/13। तो इसका मतलब बेटा कॉस थीटा का मतलब होता है ये लंबाई हमारे पास अगर 12 होगी तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। और आपको पता है कि 12, 13 और 5 का क्या बनता है, खूबसूरत सा ट्रिपलेट बनता है आपका। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अरे हम सर बिल्कुल करते हैं। देखिए और आगे लिख रखा कॉस थीटा आपके पास ये है, और छाया की लंबाई 18 मीटर है। मेरे भाई ये लंबाई आपको कितना दे रखा, 18 मीटर दे रखा है। अगर ये 18 मीटर का है तो बताओ 12 का कितने गुना होता है 18? ये आप कहेंगे सर 1.5 गुना होता है, 1.5 गुना होता है। क्लियर है? खंबे की ऊंचाई बतानी है तो यही तो मेरे भाई खंबे की क्या है, ऊंचाई है। तो अगर 12 का 1.5 गुना था तो 5 का भी क्या कर देंगे, 1.5 गुना। तो 5 का अगर मैं 1.5 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, तो आ जाएगा 7.5 मीटर। ठीक है, आंसर कितना आएगा, 7.5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। खत्म। तो कितना आसान है, अगर आपने रेशियो को सीख लिया ना तो मेरे भाई निकालना कितना आसान है। वो भी ऐसा सवाल नहीं है, मेंस का पूछा गया सवाल है, तो क्या दिक्कत आ गई। हाँ, सवाल चाहे मेरे भाई प्री का होगा चाहे मेंस का होगा, डरना नहीं है और तुम निपटा दोगे, इतना मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। चलिए ये वाला सवाल भी जरा देखते हैं ध्यान से। ये वाला सवाल भी देखिए पिछले सवाल का बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, थोड़ा सा वह डेटा बदला हुआ है, थोड़ा सा लैंग्वेज बदली हुई है, बाकी सवालों में कोई अंतर नहीं है। जो कॉन्सेप्ट आपने वहां पे यूज किया वही कॉन्सेप्ट हम यहां पे भी यूज करने वाले हैं। देखिए जरा ध्यान से, जैसे मैंने कहा ये आपका ABC हो गया और ये हमारा BC हमारे पास में क्या हो गया, एक खंबा हो गया आपका। अब देखिए इस एंगल को अगर मैं थीटा मानूंगा तो देखिए क्या दे रखा है आपको, दे रखा है सेक थीटा का मान 13/12 है। इसका मतलब बच्चों अगेन क्या है, आपका सेक थीटा का मतलब ये आपका 13 हो गया और ये आपका 12 हो गया। तो मुझे बढ़िया से पता है कि ये सर कितना होगा, हमारे पास 5 होगा ये, क्योंकि 5, 12, 13 का क्या बनता है, ट्रिपलेट आपका बन रहा होता है। आगे दे रखा है डिस्टेंस कौन दे रखा है, छाया की लंबाई 36 मीटर है। मेरे भाई ये आपको दे रखा है 36 मीटर। अब बताओ ये 36 मीटर दे रखा है, इसका मतलब क्या है आपका 12 का कितने गुना है, आपका 3 गुना। तो 12 × 3 हो गया 36 आपके पास में। तो बताना है ऊंचाई कितनी होगी, पोल की ऊंचाई बताओ। तो यानी कि आपने क्या किया, तो इसका भी क्या करेंगे हम, 5 का भी क्या कर देंगे, 3 गुना, क्योंकि हाइट आपको निकालनी है तो 5 का भी क्या करना पड़ेगा, 3 गुना। तो 5 × 3 क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 मीटर है, सेंटीमीटर जो भी यूनिट होगी आप लगा देना। मीटर है ना। चलिए तो हाइट आपके पास कितनी आ जाएगी, 15 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज द राइट आंसर। खत्म। मुश्किल लग रहा है क्या? अरे नहीं लग रहा होगा मेरे भाई, आसान तो लग रहा ही है। चलिए सवाल नंबर 11 की तरफ रुख करते हैं जरा। सवाल नंबर 11 की तरफ रुख करते हैं। मेंस 2017 का ये पूछा गया सवाल है। इस सवाल को जरा पढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या कहना चाहता है। लिखा हुआ, इमारत के ऊपर और नीचे से 72 मीटर ऊंचे एक टावर के ऊपर और नीचे का उन्नयन कोण 30 और 60 है। इमारत की ऊंचाई बताओ कितनी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर 72 मीटर हाइट फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है। मेरे भाई देखिए यहां पर आपके पास है बिल्डिंग और टावर, तो याद रखना आपको कि सर जो टावर होगा आपके पास में, ठीक है, वो टावर ज्यादा ऊंचा रहेगा। क्लियर। जैसे आपके पास मैंने कहा टावर है और एक आपके ये पॉइंट आपको दे रखा है। ठीक है, तो बेहतर तरीका क्या है आपके पास में, इसको मैं ऐसे बना देता हूं, हाथ से बना देता हूं मैं स्पीकर को। कैसे बनेगा कि जैसे मैंने कहा एक आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, और ये आपके पास में एक यहां से, इसको मैंने मान ली कि आपका एक ये क्या था, एक आपके पास टावर है ना। देखिए मैंने क्या बोला आपसे ध्यान समझिएगा, एक बगल में आपका टावर खड़ा हुआ है, एक आपके बगल में बिल्डिंग खड़ी हुई है। ठीक है, तो बिल्डिंग का अगर आप मान लो यहां पर हो तो ये आपका क्षैतिज रेखा का काम करेगा। अरे बोलो हाँ सही बात है कि नहीं है। अरे सर क्षैतिज रेखा ही तो काम करेगा। देखिए, और आपको एक बात और पता है कि सर आपके पास में टॉप एंड बॉटम ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री, इसका मतलब क्या है आपका रेस्पेक्टिवली ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग। ठीक है, मतलब आप बिल्डिंग के टॉप से अगर देखेंगे तो ये एंगल आपको दे रखा 30 डिग्री का, यानी अगर आप इस टावर के टॉप को देखेंगे तो ये एंगल आपको दे रखा 30 डिग्री का, ये एलिवेशन एंगल है। और डिप्रेशन एंगल जो आपके पास दे रखा है ये आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा 60 डिग्री का डिप्रेशन एंगल दे रखा। इसको मैं नामकरण कर देते हैं, ए बी हो गया, ये आपका सी और आपका डी हो गया और ये आपका ई हो गया।
क्लियर। अब देखिए आपको निकालना क्या है बच्चों, वो समझने वाली बात है कि सर आपको जो दे रखा है ये टोटल हाइट आपको दे रखा 72 मीटर की है ना, ये आपको दे रखा टोटल, सर ये हमारे पास टोटल जो है वो 72 मीटर की है, 72 मीटर आपको दे रखा है। आपको बताना है इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी ये बताना है ना, ये आपको बताना है मेरे भाई, ये बताना है। तो जितनी हाइट ये होगी उतनी हाइट आपके पास ये भी होगी, बस मामला डन है। अब देखो जरा ध्यान से इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको निंजा टेक्निक थोड़ी सी बताता हूं, ठीक। अब आप सभी बच्चों को पता होगा कि अगर मैं ये वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगा मेरे भाई, तो ये आपका ये तो 90 डिग्री ये भी होगा आपका, है ना, और ये भी आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है सर। अब देखो ध्यान से बच्चों, कौन सा कलर यूज कर ले यहां पर हम, चलो कोई बढ़िया से एक नया कलर बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डार्क ब्लू बनाते हैं। देखिए अब आपको पता है कि 30 डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है, 30 का कॉन्सेप्ट होता है कि सर ये आपके पास 1 होगा और ये हमारे पास कितना होगा, √3 होगा, है ना, ये आपके पास √3 हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अगर मेरे भाई ये √3 हो गया तो यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, तो आपके पास ये तो 30 होगा फिर आपका, क्योंकि अगर मैं इस ट्रायंगल में ध्यान से देखूंगा तो ये तो 90 आपका यहां पे, ये 60 है तो 30 होगा, तो 30 के सामने अगर √3 है तो 60 के सामने क्या होगा आपका, तो यानी अगर आपके पास इसके सामने देखेंगे तो आपका 1, तो ये √3 होगा, तो 1 का मतलब √3 है, तो √3 का मतलब कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 3 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 यूनिट आ गया। तो टोटल हाइट देखेंगे तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 यूनिट। तो आप बताओगे कि सर 4 यूनिट का मान आपके पास कितना दे रखा है, तो 4 का मतलब आपको दे रखा 72 मीटर, ठीक है, कितना दे रखा, 72 मीटर आपको दे रखा है, बताइए, है ना, सही बात है कि नहीं है। तो 4 का मतलब आपको अगर 72 दे रखा तो 1 यूनिट का मान आपके पास कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट का मान हमारे पास आएगा 18 मीटर का, 1 का मतलब क्या आ जाएगा, 18 मीटर। इमारत की आपको बताना है ऊंचाई कितनी है, एक बार मैं फिर से देख लेता हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर 72 मीटर हाई फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, ठीक है, ये तो 75 ये कंफर्म है, तो 1 की वैल्यू 18 आ जाएगी। अब 1 का मतलब 18 है, ठीक है, तो आपको बताना है बिल्डिंग की हाइट तो यहां से 3 यूनिट होगी, तो 3 का मतलब आपके पास कितना आएगा, 54 यूनिट आना चाहिए। तो 3 का मतलब कितना आना चाहिए, 54 मीटर की आपकी निकल कर आनी चाहिए। एक बार मैं और कंफर्म कर लेता हूं यहां से, क्योंकि मुझे लैंग्वेज थोड़ी सी अलग लग रही है। 72 मीटर आपकी हाइट है, 30 और 60 डिग्री है, तो ऊपर का 30 है, ये 60 है, तो 30 का मतलब आपके पास क्या होता है, 1/√3 होता है, और 60 का मतलब आपके पास में क्या होता है, 60 का मतलब आपके पास होगा √3 और 1, तो 1 का मतलब √3 है, तो √3 का मतलब 3 हो जाएगा, तो 3 और 1 टोटल कितना आ जाएगा, 4, 4 का मतलब 72 है, तो यानी 3 का मतलब तो 54 ही आना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर 54 ही आना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो 54 ही आएगा, ठीक है, इसका मतलब 54 ही निकल कर आना चाहिए था ये, हाँ 54 ही आना चाहिए था, क्योंकि आपके पास 18√3 हो जाएगा, 18√3 हो जाएगा, तो 1/√3, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है, सही है, आपका 54 आंसर निकल कर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये वाला सवाल देखिए। अब इसका मैं देखो आपको लॉजिक भी बता दूंगा, ट्रिक भी बता दूंगा, लॉजिक और ट्रिक मैं दोनों बता दूंगा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। लिखा गया, एक इमारत की ओर क्षैतिज रेखा में 100 मीटर बढ़ने पर इसका कोण 45 से 60 हो जाता है, इमारत की ऊंचाई बताओ कितनी होगी। देखिए सबसे पहले देखिए, अब मैं आपको इसका पहले लॉजिक बता देता हूं कि अगर आपके एंगल चेंजेस होने लगेंगे, ठीक है, सबसे पहले लिखिएगा, अगर आपके एंगल चेंजेस होने लगेंगे, जैसे मैंने कहा आपका एंगल कितना हो रहा है, 45 डिग्री से आपका हो रहा है 60 डिग्री, कितना हो रहा है मेरे भाई, आपका एंगल हो रहा है 45 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ आपका मूव हो रहा है। तो जब कभी 45 से 60 मूव होगा तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, एक बार मैं आपका डायग्राम बना के दिखाता हूं ये, ठीक है, एक बार मैं आपका डायग्राम बना के यहां से दिखाता हूं। देखिए ये आपके पास एक फिगर मैंने बना लिया, मैंने कहा आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी और सी कोई ऊंचाई दे रखा है, हमें नहीं पता, क्लियर। तो जैसे आपका मैं मान लो एंगल आपसे कितना हो रहा है 45 डिग्री से 60 की तरफ, तो सबसे पहले एक बात समझना है आपको कि जैसे जैसे आप बिल्डिंग के नजदीक जाते जाओगे एलिवेशन एंगल आपका बढ़ता जाएगा, है ना, क्योंकि आप दूर रहोगे तो घटता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप पास जाओगे तो बढ़ता जाएगा, और एक समय यहां आने के बाद 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये एंगल आपके पास बच्चों कितना आएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना आपके पास है, ये 60 डिग्री हो गया आपका, ठीक है, इसको मैंने कहा डी पॉइंट है,
और इस दूरी को अगर मैं डी बोल देता हूं, इस दूरी को मैंने क्या किया, डी बोल दिया आपका। ये समझाने के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। ये दूरी मैंने कहा डी है और ये आपका 90 डिग्री है, ये तो आपको पता ही है। और इसकी ऊंचाई को मैंने क्या किया मेरे भाई, एच मान लिया। इसकी ऊंचाई को क्या किया, एच मान लिया। तो इसमें मैं आपको एक रिलेशन समझाने चल रहा हूं, एक संबंध बताने चल रहा हूं, जिस संबंध के आधार पर पेपर में डायरेक्ट सवाल आता है। जैसे आपने सवाल भी अभी देखा होगा कि सर पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। देखिए ध्यान से क्या होगा, आप सभी बच्चों को पता है कि अगर 60 डिग्री का कॉन्सेप्ट है तो मेरे भाई ये एक होता है, सॉरी ये √3 होता है, ये एक होता है। अगर √3 का मतलब h है तो एक का मतलब आपके पास में क्या आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा h अपॉन में √3 आ जाएगा। कितना आएगा, h अपॉन में √3 आ जाएगा। क्लियर है क्या सभी को, ये बताओ पहले मैंने क्या बताया, अगर 60 डिग्री आपके पास में है तो ये √3 होता है, ये एक होता है। √3 का मतलब h है तो एक का मतलब आपके पास में क्या आएगा, h बाई √3 आ जाएगा। इस वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा था समझाने के लिए, ठीक है। अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ध्यान से देखो तो ये कितना है आपका, 45 है। 45 का मतलब होता है कि जितनी हाइट है उतना आपका टोटल बेस होगा, ठीक है। यानी ये हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या आएगा, h आ जाएगा। अरे बोलो हाँ सही बात है कि नहीं है, सही बात है ना। तो आप देखो यहां से तो d का मान कैसे निकालेंगे, टोटल में से इतना घटा दो तो d आ जाएगा। तो अगर मैं पूछूंगा यहां से कि सर d बराबर आपके पास में क्या आएगा, तो आपका जवाब आएगा कि सर h में से क्या करते हैं हम, h √3 माइनस कर देते हैं, h बाई √3 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। या फिर मैं अगर d बराबर ध्यान से देखूंगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा h कॉमन करेंगे तो हमारे पास आएगा √3 माइनस 1, √3 माइनस का 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, ये अपॉन में आ जाएगा √3 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आपके पास निकल कर आएगा। तो d बराबर आपके पास में क्या होगा, तो h बाई √3 और आपके पास क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 आ जाएगा। तो यही हमारे पास में क्या होता है, d और h में संबंध होता है। क्लियर, d और h में क्या होता है, यही आपका संबंध होता है कि अगर आपका 45 से 60 होगा, मैं तीनों संबंध अभी बना के दिखा दूंगा, फिलहाल ये आपके लिए ज्यादा जरूरी था कि d बराबर क्या होता है, h बाई √3 माइनस 1 होता है। अब जैसे इसमें था आपके पास में सब कुछ दे रखा था तो ज्यादा कुछ हम लॉजिक नहीं यूज करेंगे। सिंपल सी बात यह है कि आपको d बराबर कितना दे रखा है, तो d बराबर आपको दे रखा 100 मीटर दे रखा है। तो आपको पता है कि d बराबर क्या होता है आपके पास में, ये होता है आपका h बाई √3 होता है आपका, और √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, ठीक है। अभी अभी देखो मैंने प्रूफ करके भी आपको बताया कि कैसे होता है आपका। तो देखिए जरा ध्यान से, अब वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, बस बात खत्म है। तो हाइट आपको बतानी है, d बराबर कितना दे रखा, 100 में √3 का गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 100, आपका √3 हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, √3 हो गया माइनस का 1 हो गया, बराबर किसके आ जाएगा, h के आ जाएगा। या फिर h का मान देखो ध्यान से, तो आपके पास आ गया ये 100, आपका हो गया √3, ठीक है। अब देखो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, √3 प्लस 1 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो √3 प्लस 1 यहां आएगा, √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 तो आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहां पे आपके पास आएगा सिर्फ 2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 50 आ जाएगा। √3 से गुणा कर देंगे तो आपके पास आएगा 3 प्लस √3। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा मेरे भाई, ए इज द राइट आंसर, खत्म। तो कभी भी याद रखना कि अगर आपका 45 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री की तरफ आप मूव करते हैं तो ये रिलेशन याद रखना कि d बराबर आपके पास में क्या होगा, तो d बराबर होगा h अपॉन में √3 माइनस 1, h अपॉन में √3 माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये वाला पॉइंट आप सभी बच्चे क्या करेंगे, बढ़िया से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बढ़िया से आप लोग ध्यान रखना। चलिए अब यहां पर एक दो पॉसिबिलिटी आपकी और होती है, वो दो पॉसिबिलिटीज के बारे में भी हम यहां से जिक्र कर देते हैं। जैसे आपने इस सवाल को देखा, एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये भी होती है बच्चा कि अगर आपका एंगल 30 डिग्री से लेकर 30 से अगर 45 हो तो क्या करोगे आप, देखना ध्यान से। अगर आपका एंगल 30 डिग्री से 45 डिग्री कन्वर्ट हो गया तो अब बताओ जरा इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें d और h के बीच में क्या संबंध होता है, पेपर में डायरेक्ट सवाल आता है, इसलिए मैंने कहा चलो बच्चा बता देता हूं मैं, है ना। देखिए जरा ध्यान से बच्चों, अगर आपका एंगल जो है ये आपके पास मैंने कहा ट्रायंगल है आपका, फिर यहां पे देखो दूसरा वाला ट्रायंगल भी मैं बना रहा हूं आपको समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है। ये हो गया आपके पास में। अब जरा ध्यान से देखो सभी लोग, अगर मैंने कहा ये A है आपका, इसको मैंने कहा चलो B है, इसको मैंने कहा C है, इसको मैंने कहा D है, और ये आपके पास 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और आपका एंगल कितना हो रहा है, 30 डिग्री से 45। मेरे भाई अगर ये 30 डिग्री से आपका कितना हो रहा है, 45 हो रहा है,
क्लियर। और इस दूरी को मैंने कहा d है आपका, इसको मैंने एक d मान लिया और इसको कितना मान लिया मैंने, h मान लिया, है ना। इसको कितना मान लिया आपने, h मान लिया। इसको कितना मान लिया आपने, h मान लिया। तो देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले आपके पास ये कितना है भाई, ये 45 के सामने h है, तो मेरे भाई ये दूरी भी आपकी कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी आपकी। कितना हो जाएगा, h हो जाएगा आपका, क्योंकि 45 का लॉजिक होता है कि दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये आपका देखो d है, तो अब देखो पूरे डिग्री, अगर पूरे वाले ट्रायंगल में 30 डिग्री का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये आपका देखो 30 के सामने होता है 1, तो 60 के सामने √3 होगा, ये आ जाएगा h√3 आ जाएगा, h√3 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर देखो d बराबर निकालना है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा h√3 और माइनस का आ जाएगा h आ जाएगा। या फिर d बराबर अगर हम देखेंगे तो h कॉमन करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा √3 - 1 आ जाएगा। क्लियर है। या फिर h बराबर निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो d हो गया आपके पास में, तो d अपॉन में √3 - 1 हो गया। अगर इसमें मैं क्या करूंगा, √3 + 1 का ऊपर नीचे अगर मैं गुणा कर दूंगा, √3 + 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, तो h बराबर आपके पास में क्या आएगा, तो आ जाएगा d/2। ठीक है, क्या आ जाएगा, d/2 और आपके पास आएगा √3 + 1। ठीक है, तो ये रिलेशन भी आप ध्यान रखना, ये रिलेशन भी पेपर में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को ये क्लास पसंद आई होगी। अभी देखो ये आपका पार्ट 1 है मेरे भाई, ये अभी मैंने सिर्फ आपको पार्ट 1 कराया है, पार्ट 2 के लिए आपको अगला वीडियो मिलेगा कल की क्लास में। तो उम्मीद करूंगा सभी बच्चों की क्लास पसंद आई होगी, बढ़िया तरीके से आज आपने सीखा होगा। एक बार मैं फिर से बता देना चाहूंगा सभी बच्चों को कि दिवाली धमाका ऑफर है आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, एग्जामपुर की तरफ से आपका ये छोटा सा दिवाली पर आपको खुशियों का त्योहार है, और इस खुशियों के त्योहार पर आप सभी बच्चों के लिए थोड़ा सा हमारी तरफ से एक सहयोग रहेगा। अब देखिए आपको पता है कि हमारे एसएससी वाले चैनल पे हमारे जो कोर्सेस रन हो रहे हैं, आप लोग देखते होंगे कि जैसे सबसे पहला हमारे पास जो कोर्स है वो हमारे पास है एसएससी का। ठीक है, एसएससी आपका सीजीएल का कोर्स है। ठीक है, एसएससी सीजीएल का अलग कोर्स हमारे पास है। दूसरा आप हमारे पास देखेंगे एसएससी का आपका सीपीओ का फाउंडेशन बैच अलग चल रहा है। ठीक है, सीपीओ का हो गया, सीजीएल का हो गया, ये वाला कोर्स हो गया। तीसरा हमारे पास है, ठीक है, तीसरा हमारे पास है एसएससी का एमटीएस का कोर्स है। आप जितने भी हमारे कोर्स है बच्चा, जितने भी हमारे कोर्सेज आपके रन हो रहे हैं, एमटीएस का हमारा अलग बैच है, और एक हमारे पास में एसएससी का आपका स्टेनो का, एसएससी आपका स्टेनोग्राफर का एक अलग बैच है। ठीक है, आप ये जितने भी बैचेस हमारे चल रहे हैं, ये अभी मेन हमारे 4 बैचेस आपके रन हो रहे हैं। ठीक है, जो कि करंट में है। अभी हमारा एमटीएस का नया बैच आया है, ये ज्ञान वाला बैच चला गया, ऑफिसर बैच चला गया, फाउंडेशन बैच चला गया। इन सभी कोर्सेज पर भी आपको क्या करेगा, 75% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। बस आपको कोड कौन सा यूज करना है, तो कोड आपको यूज करना है बच्चा कौन सा, दिवाली 75। ठीक है, आप जैसे ही बच्चा दिवाली 75 प्रोमो कोड यूज करेंगे 75% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए आप सभी बच्चों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए, इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।